नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल से खबर तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कल बहुत बड़ी खबर आ गई, बल्कि आज से वो ज्यादा आप सबकी निगाह में आई होगी। लेकिन अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यह है कि कल बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फाल्टा गए थे। फाल्टा वो जगह है जो अभिषेक बैनर्जी का दुर्ग कहा जाता है। ये उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से अभिषेक बैनर्जी 7 लाख वोट से जीत कर आए थे, लोकसभा के सांसद बने। 7 लाख, टोटल 10 लाख के करीब वोट था, जिसमें से 7 लाख अकेले अभिषेक बैनर्जी को मिल गया था। अब इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि अभिषेक बैनर्जी की तूती बोलती है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत कर आए थे। और जब शुभेंदु अधिकारी की, मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी की जब हार हुई थी, तो कोलकाता में शुभेंदु के घर के बाहर उनके बूढ़े माँ बाप, 80 बरस से ऊपर की उम्र है, वो वहां पे रहते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप के घर के बाहर में इन्होंने डीजे बजाया था पूरी रात। मतलब नंगा नाच किया था, गुंडागर्दी का। अभिषेक बैनर्जी नहीं नाच रहे थे, अभिषेक बैनर्जी के कार्यकर्ता नाच रहे थे। टीएमसी के गुंडे नाच रहे थे। कार्यकर्ता नहीं कहिए आप उसे, टीएमसी के गुंडे कहिए। आज उसका बदला लेने के लिए इक्के दुक्के अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर, उस तरह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो राह चलते हुए जो राही हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों है, वो रुक करके देखने लगते हैं, थोड़ा सर ऊपर उठा करके कि या अच्छा यही बंगला है अभिषेक बैनर्जी का। और उस बंगले के बाहर खड़े होकर के जय श्री राम का, बहुत जोर से नहीं लेकिन हिम्मत करते हैं, जय श्री राम का नारा लगा करके फिर वो चले जाते हैं। इससे ज्यादा नहीं करते। कोई डीजे नहीं बजता है रात भर, ताकि बूढ़े को सोने नहीं देना है, ऐसा कुकृत्य नहीं होता है। और मैं हैरान हूं लुटियन मीडिया पर। लुटियन मीडिया बिल्कुल आंख पर धृतराष्ट्र की तरह और गांधारी की तरह पट्टी बांध लिया है। लुटियन मीडिया को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा 2021 में, 2016 में भी नहीं दिखाई पड़ा, और 2011 में तो वो खुद ही मूर्छित था। जो लुटियन मीडिया है 2011 में पूरी तरह से मूर्छित था। क्यों मूर्छा इसलिए हो गई थी उनकी? क्योंकि उनके जो सिपहसालार थे वही खेत रहे थे, वही सत्ता गंवा चुके थे। और वो सत्ता गंवाने के पीछे भी अगर बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं होते, ज्योति बसु होते, तो सत्ता कायम रहती। ये बुद्धदेव भट्टाचार्य थे जिन्होंने थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश की अपने वाम की आइडियोलॉजी में, अपनी विचारधारा में। याद कीजिए, ये बुद्धदेव भट्टाचार्य थे जिन्होंने टाटा को आमंत्रित किया था पश्चिम बंगाल में कि आप आइए, अपना प्लांट लगाइए। क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य को यह पता चल गया था कि लंबे समय तक मार्च ऑन की फिलॉसफी काम नहीं आएगी। युवा अगर बेरोजगार रहेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, या रोजगार के अवसर हम मुहैया कराने में असफल रहे, तो नाराज होंगे और फिर हमारी सत्ता चली जाएगी। तो जो सिंडिकेट हमारे लिए काम कर रहा है वो मुट्ठी भर है। बड़ी संख्या में वो युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। तो रोजगार के संसाधन हमें जुटाने पड़ेंगे। सरकारी रोजगार से काम नहीं चलेगा, हमें निवेश लाना होगा। पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल कभी निवेश की भूमि हुआ करती थी, जिस पश्चिम बंगाल में भारत में मॉडर्न इंडिया में सबसे अधिक निवेश हुआ था, वही ब्रिटिशर्स किए थे, वो पश्चिम बंगाल खत्म हो गया था, ध्वस्त हो गया था, एजुकेशन के भी मामले में और इंडस्ट्री के भी मामले में। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य को इस बात का इल्म था कि हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन तब इसी सिंगूर में, इसी नंदीग्राम में माहौल बना, आंदोलन हुआ,
और टाटा को भगा दिया गया। तो एक प्रकार से वाम की पूरी फिलॉसफी ममता बनर्जी ने ओढ़ ली, चादर ओढ़ ली, वामपंथी आइडियोलॉजी की चादर ओढ़ ली। इसलिए वामपंथियों को लगा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जो धवल धोती कुर्ता पहनते हैं, शुक्ल और श्वेत धोती कुर्ता पहनते हैं, ये भद्रलोक हो गए हैं। सिगरेट भी बोलते थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो ये भद्रलोक हो गए हैं, ये एलीट हो गए हैं, एफ्लुएंट एलीट हो गए। ये सब एलीट से काम नहीं चलेगा। हमें बुर्जुआ का नेता चाहिए, हमें सर्वहारा का नेता चाहिए, हमें सर्व बुर्जुआ नहीं, हमें सर्वहारा का नेता चाहिए। और सर्वहारा के प्रतिमा के रूप में उनको ममता बनर्जी मिल गई। और तब ममता बनर्जी काली की खप्पर लेकर के निकली थी बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ 2011 में। जनता का समर्थन मिला, वो जीत करके आई, मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन उसके बाद उसी बुद्धदेव भट्टाचार्य के पैटर्न पे ये चले। हालांकि बुद्धदेव भट्टाचार्य बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन ये उनके काम पर अगर चलते रहते तो ठीक होता। लेकिन कम्युनिस्ट का जो सिंडिकेट, गुंडा सिंडिकेट था, वो एंटायरली शिफ्ट कर गया ममता बनर्जी में, क्योंकि उस कम्युनिस्ट को लगा कि ये नई कम्युनिस्ट आ गई है। भले ही पार्टी का नाम अलग है, दर्शन हमारा ही है, ये चादर अच्छी लग रही है, इसको ओढ़ लिया जाए। तो सिंडिकेट ने तृणमूल कांग्रेस के चादर को ओढ़ लिया और फिर जो कोहराम बचा, 15 साल का इतिहास गवाह है पश्चिम बंगाल का, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन एक से छुपा है, लुटियन जोन के कबाल से, कुछ मैगजीन से, कुछ पत्रकारों से, कुछ एक्टिविस्ट से, और इनकी चौकड़ी पट्टी बांधे हुए है। क्यों? उनको आरएसएस का विरोध करना है, उनको भाजपा का विरोध करना है। भाजपा आरएसएस का विरोध कीजिए आप, कोई आपत्ति नहीं। अगर विरोध की गुंजाइश है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सर्वथा आंख पर पट्टी बांध लीजिए दूसरे तरफ से, इस पर आपत्ति है। और इसलिए अब इस पूरी पूरी दुनिया को, भारत के समाज को इस पट्टी को खुलवाना पड़ेगा और इन्हें मजबूर करना पड़ेगा सच्चाई देखने पर। और सच्चाई हम लोग सब दिखा रहे हैं। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे आकर के इनको सच्चाई दिखा रहे हैं। अब ये जब उस मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो बहुत धूसरित चेहरा इनका दिखता है, धूमिल चेहरा दिखता है, धुंधला दिखता है, काला चेहरा दिखता है, पतित बेशर्म चेहरा दिखता है। इसलिए वो धूल नहीं साफ करना चाहते हैं उस मिरर पर से, और पट्टी बांधे रखना चाहते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों की तरह। खैर, तो जब फाल्टा गए शुभेंदु अधिकारी, जन सैलाब उमड़ पड़ा और पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद शुभेंदु ने इस लहजे में अभिषेक बनर्जी को डायरेक्ट 1 डायरेक्ट चुनौती दी और डायरेक्ट संदेश पहुंचाया। कहा, ओ अभिषेक बनर्जी, हमें नहीं मालूम है क्या तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं? कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास तुम्हारे कोलकाता में ही 24 प्रॉपर्टी के लिस्ट आ चुके हैं। पूरे पश्चिम बंगाल का छोड़ दो, कोलकाता का लिस्ट है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास आ चुके हैं, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। और अब हम तुमसे पूछते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी तुमने बनाई है, तुम करते क्या हो? तुम्हारा व्यापार क्या है? तुम्हारा बिजनेस क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं। पाल्टा में हजारों लोगों के बीच में पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी, तुम्हारे 24 प्रॉपर्टी की लिस्ट कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पहुंच गई है। ये प्रॉपर्टी तुमने कैसे बनाई? तुम करते क्या हो? तुम्हारा व्यापार क्या है? बताओ। कहां कह रहे हैं वो? उस गढ़ में कह रहे हैं जिस गढ़ में 7 लाख वोट से जीत करके अभिषेक बनर्जी अभी भी सांसद है। ये 2024 की बात मैं बता रहा हूं। 2024 में जिस दुर्ग से, जिस किले से अभिषेक बनर्जी संसद पहुंचे हैं, उसी दुर्ग में, उसी किले में घुस करके शुभेंदु अधिकारी ललकार रहे हैं
और कह रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी, ये बताओ कि 24 प्रॉपर्टी जो तुम्हारी है, ये तुमने कैसे अर्जित की है? अब तुम्हें बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। एक सांसद के रूप में जो तुम्हारी इनकम है, कमाई है, वो बताना पड़ेगा। और अगर तुम कोई व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो वो बताना पड़ेगा। बता दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर नहीं बता सके तो कार्रवाई होगी। और कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि ऑलरेडी कोल माइनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, शिक्षक भर्ती घोटाला, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, इसमें ऑलरेडी नाम है। उसमें ऑलरेडी तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। उसमें ऑलरेडी एक जज की मिलीभगत से, पूरे इकोसिस्टम की मिलीभगत से, जिसमें 65 करोड़ रुपए कैश पकड़ाए थे, जिस पर हमारे माननीय उस वक्त के तत्कालीन चंद्रचूड़ ने रोक लगा दी थी इन्वेस्टिगेशन को, जिसपे जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, रोक लगा दिया था। 65 करोड़, जब रोक हटा तो 65 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। कैश, कैश। चंद्रचूड़ जी जवाब नहीं दे रहे हैं। लुटियन जोन के वो कोई आंख पर पट्टी बांधने वाले धृतराष्ट्र जवाब नहीं दे रहे हैं। जो गांधारी आंख पर पट्टी बांध करके रोज विश्वमन कर रही है, एक नहीं कई गांधारी है, वो विश्वमन करने वाली गांधारी को नजर नहीं आ रहा है 65 करोड़ का कैश। 65 करोड़ कैश क्या सीबीआई और ईडी ने अपने खजाने से निकाल करके रख दिया था क्या? जो छापा मारने वाले ठिकाने से बरामद हुआ था। क्यों चंद्रचूड़ ने रोक लगाई थी? क्यों जस्टिस गंगोपाध्याय को इस्तीफा देना पड़ा? क्यों जस्टिस गंगोपाध्याय के एप्लीकेशन पर चंद्रचूड़ ने कोई एक्शन नहीं लिया? जस्टिस गंगोपाध्याय ने आरोप लगाया था कि मेरे फेलो जज ने मेरे कमरे में आकर के कहा कि अभिषेक बैनर्जी का कैरियर बहुत ब्राइट है, उसे इस तरह तबाह मत करो, आप उसके साथ खड़े हो जाओ। अभिषेक बैनर्जी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगे, पता नहीं कल के बाद वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो जज साहब, फेलो जज साहब उनको कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ही नहीं, कैरियर ब्राइट है, हो सकता है प्रधानमंत्री हो जाए। और जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो तुम्हें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें, या कुछ और बना दें, मंत्री बना दें, संतरी बना दें, संतरी नहीं मंत्री बनेंगे, उसके ऊपर बना दें, राष्ट्रपति बना दें। फेलो जज ने आकर के खुला ऑफर दिया जस्टिस गंगोपाध्याय को, ऑफर दिया, ऑफर। और जस्टिस गंगोपाध्याय ने उसकी आलोचना की। चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस के पास कहा कि फलाना फलाना जज आए थे, हमारे कमरे में आए, उन्होंने हमें ये कहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कार्रवाई नहीं की। इकोसिस्टम, मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, फिर ये लायर वायर नायर, क्रॉल रॉल, ये जो गैंग है, ये गैंग, ये सब इकट्ठा होकर के उसी श्रीमान जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ, शिकायत मैंने नहीं, एक संस्था है मुंबई की, उन्होंने लिखित शिकायत की है, 24 पॉइंट दिया है उन्होंने, राष्ट्रपति तक पहुंचा, राष्ट्रपति ने उसे फॉरवर्ड किया है, वो अभी पड़ा हुआ है एक्शन लेने के लिए। बाद में इन्होंने पाला बदल लिया, प्रधानमंत्री को बुला लिया गणेश वंदना के लिए, फिर उसके बाद मंदिर मंदिर जाने लगे, ध्वज लेकर के चलने लगे। शातिर होते हैं ना, शातिर होते हैं, पाला बदल लिया। लेकिन इसका जवाब नहीं दिया कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने जो आपको कंप्लेन किया था, उस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ एक्शन। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के पास सारे डिटेल आ गए। केवल 24 प्रॉपर्टी का ही लिस्ट नहीं है। शुभेंदु अधिकारी अपने भाषण में कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी तुम क्या क्या करते हो, सबकी जानकारी मेरे पास है, सबकी जानकारी, और संपूर्ण कानूनी रूप से हम कोई पॉलिटिकल वेंडेटा से काम नहीं करेंगे, कानून अपना काम करेगा। और इसलिए कानूनी तैयारी हो रही है, कानूनी फंदा बनाया जा रहा, बनाया नहीं जा रहा है, बना हुआ है फंदा, बस फंदे को देखा जा रहा है।
इसलिए कानूनी फंदे में आप अब फंसने वाले हो। और आप देख रहे होंगे 4 मई की संध्या से ही 4 मई की संध्या से हवाइयां उड़ी हुई हैं अभिषेक बैनर्जी की। अभी तो वो कहां वो अपने को नजरबंद किया हुआ है, किस बिल में घुस गए हैं श्रीमान अभिषेक बैनर्जी, पता नहीं है। लेकिन अभिषेक बैनर्जी मारे-मारे फिर रहे हैं, बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। बड़े-बड़े वकीलों के संपर्क में है कि उनको एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम करना चाहिए। कितने बेल का इंतजाम करें? एक के बाद एक एफआईआर हो रहा है। हमने कल आपको खबर बताई थी कि कैसे गयासुद्दीन मोल्ला साहब ने एक एफआईआर किया है। अभी एक और फ्रेश एफआईआर हो रहा है। गयासुद्दीन मोल्ला ने एफआईआर किया, अब उनके पाल्टा इलाके से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हुआ ये था कि जब तक 4 मई नहीं आया था, मतलब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, सारे लोग वहां पर भयाक्रांत थे, डर में जी रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर टीएमसी दोबारा आ गई तो फिर हमारा जीना मुश्किल है। महिलाओं की प्रतिक्रिया आ रही है पश्चिम बंगाल से कि देखिए हम वर्धमान के रहने वाले हैं, हम अपने गांव नहीं जाते हैं। डर होता था कि अगर ये दोबारा जीत करके आ गई टीएमसी सत्ता में, पता नहीं हमने वोट दिया है भाजपा को, हमारा क्या होगा। टीएमसी वाले ये जानते हैं कि हमने भाजपा को वोट दिया है और अगर बीजेपी हार गई तो हमारे परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही है लुटियन जो। अभी एक फैब्रिकेटेड वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति किसी बूढ़े मौलवी को पकड़ के बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, कोई ऐसा नहीं कर रहा, कोई हिंदू ऐसा काम नहीं कर रहा, लेकिन ये फैब्रिकेटेड वीडियो चलाए जा रहे हैं। फैब्रिकेटेड वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर रखे जा रहे हैं, उसको दौड़ाए जा रहे हैं मित्र। लेकिन उसको तो दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अभिषेक बैनर्जी के इस कुकृत्य की चर्चा उस इकोसिस्टम में नहीं है। बल्कि 4 लोग 5 लोग बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ वो चुनाव था ही नहीं। वो किसी भी सूरत से पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में चुनाव नहीं कहा जा सकता है। और उस पर बैठ करके कल्याण बैनर्जी बोल रहे हैं कि देखिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वोट से टीएमसी हार गई, जबकि पीट करके टीएमसी आगे निकल रही थी। कई राउंड में टीएमसी आगे निकल रही थी, उसके बाद हार गई। अरे भाई, कुछ राउंड में आपको वोट मिले होंगे तो आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन लुटियन जून के धृतराष्ट्र और गांधारी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और वो दूसरा नैरेटिव चला रहे हैं। लेकिन अब इस नैरेटिव का कोई महत्व नहीं है मित्रों। शुभेंदु अधिकारी ने जो कल घोषणा की है कि किसी भी सूरत में अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी होगी, कानूनी रूप से होगी। ये जो प्रॉपर्टी 24 प्रॉपर्टी के लिस्ट केवल कोलकाता में आए हैं, जो खबर है विदेश जो साइफन ऑफ किया गया है पैसा सिंगापुर में या दुबई में या लंदन में, उस सब का भी हिसाब होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये पैसा इन्होंने साइफन ऑफ किया है तो उस सबका हिसाब होना अनिवार्य हो गया है। और ये बात कल तक ये बात हो रही थी कि एजेंसी अपना काम करेगी, ये तो करेगी, लेकिन पाल्टा में जाकर के शुभेंदु अधिकारी का हजारों लोगों के बीच इस बात की घोषणा कि अभिषेक बैनर्जी आपके प्रॉपर्टी के इलिसिट प्रॉपर्टी के लिस्ट हमारे पास आ चुके हैं, इस बात की ताकीद है कि शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि अभिषेक बैनर्जी आप लंबे नपेंगे और लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। आपको हर एक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल बतानी पड़ेगी। कोई प्रतिक्रिया टीएमसी के तरफ से अभी तक नहीं आई है। कल बुलडोजर अभियान जो शुरू हुआ है, जहां जहां इंक्रोचमेंट कर लिया है श्रीमानों ने, टीएमसी के श्रीमानों ने, तो बुलडोजर अभियान के खिलाफ कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे कल कोलकाता में। कहा कि पुलिस ज्यादती कर रही है। बात ठीक है, अगर कहीं पुलिस ज्यादती कर रही है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इलिसिट जो इंक्रोचमेंट है, अवैध इंक्रोचमेंट जो है, उस पर तो ज्यादती होगी ही। उत्तर प्रदेश की तरफ बुलडोजर चलेगा,
और ये बुलडोजर मार्क अब सिंबल बन गया है कानून के पालन का। इसलिए आप रुदाली करते रहें, कब्जा कर लें, मस्जिद बना लें, आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें, ये नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी के एक के बाद एक लगातार निर्णय आ रहे हैं। क्या-क्या निर्णय आ गया? निर्णय आ गया नमाज पढ़ना बंद, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बंद। नेशनल हाईवे जो स्टेट से गुजर रहे थे, उसको इन्होंने अपना पूंजी बना लिया था। उस सबको हैंडओवर किया एनएचआई को, तत्काल प्रभाव से एनएचआई को हैंडओवर कर दिया गया। अब एनएचआई के कब्जे में है जो सड़कें जा रही हैं, बड़ी-बड़ी सड़कें जो नेशनल हाईवे की संपत्ति थी, उस पर इंक्रोचमेंट तो था, सबको हटा करके सारे एनएचआई को सारे सड़कों को एनएचआई के हवाले कर दिया। ये सारे निर्णय एक के बाद एक हो रहे हैं। बीएसएफ को लैंड तो बहुत पहले कैबिनेट में उन्होंने दे दिया था। तो निर्णय की अब कोई अक्षमता नहीं है और निर्णय की स्थिति नहीं है। निर्णय फटाफट हो रहे हैं, फौरन से पेशतर हो रहे हैं और सही दिशा में हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल अब पटरी पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि पश्चिम बंगाल में वो सोनार बांग्ला एक बार फिर से बहाल होगा। लेकिन अभिषेक जी, आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो सीज होंगे। अगर अवैध हैं तो सीज होंगे। वैधता आपको साबित करनी पड़ेगी और अगर वैध है तो कोई बात नहीं है, अवैध है तो सीज होंगे। भ्रष्टाचार करके कमाया है तो जेल भी जाएंगे, प्रॉपर्टी सीज भी होगी, दोनों होगी। और ये घोषणा आपके गढ़ में आपकी छाती पर चढ़ करके शुभेंदु अधिकारी ने हजारों लोगों के बीच में घोषणा कर दी है। इसको कहते हैं छाती पर चढ़ना। मतलब आपके गढ़ में जाकर के इसकी घोषणा की। ये नहीं कि दिल्ली में की, इधर की, उधर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की, नहीं किया। आपके गढ़ में जाकर के हजारों लोगों के बीच में किया है। मंशा साफ है, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।